वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। हम फिर से थोड़ा लौट करके और इस जगह आते हैं जहां इस बार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। ये तिकड़ी कह लीजिएगा, या तीन अलग अलग रूपों में हो करके भी इन तीनों का जब एक रूप बनाया जाता है तो क्या बनता है, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ जी की और श्रद्धेय भागवत जी की, अर्थात परम पूजनीय मोहन जी भागवत, उनकी भेंट हो चुकी होगी, हो रही होगी। मैं ऐसा मानता हूं वह भेंट अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी भेंट उनकी हो रही है। यह कोई बड़ा संदेश भी साथ साथ देने की कहीं न कहीं संकेत जैसी बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब आया था, आपने नारा सुना होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यह नारा मेरा ही दिया हुआ था। मैं कवि हूँ मूलतः, मेरा ही नारा दिया हुआ था। उस समय मैं नौकरी में हुआ करता था। मेरा बड़ा सरकार ने उस समय, चूँकि कांग्रेस ने इसकी शिकायत की, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया था कॉलेज से। और फिर बाद में फिर आचार संहिता ख़त्म हुई और फिर चुनाव आयोग ने ही ट्रांसफ़र किया था वापस। और फिर वापस सरकारें मेरे को लेके आई। मैं उस समय भी हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम प्यासा जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हमें सुहाती कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो सुमन जी की, शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियाँ हैं। उनके जैसा मेरा जीवन रहा है। सच कहना, सत्य के लिए लड़ जाना और किसी भी सीमा तक चले जाना। फिर उसके बाद में फिर ये चिंता नहीं करना कि इसके परिणाम क्या होंगे, जो होंगे ठीक है। तो हुई है वही जो राम रचि राखा। अभी हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय, या कि मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार का नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार तो स्टेबल है, मोदी सरकार का बाल भी बांका होने वाला नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभी जो यूजीसी गाइडलाइन के बाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया में और चारों ओर उनके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि यह एक जो एक चेहरे के ऊपर जो चिंताएं प्रकट की जाती है, वैसा एक काल है। एक सर्वप्रिय नेता मोदी जी रहे हैं। वो सबका साथ की बात करते रहे, तो सबका साथ उनके पास था। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी साथ दिया करते थे। कुछ लोग, भले 100 में से एक आध होगा, लेकिन वो भी थे। मुस्लिम महिलाओं को जब सारी सुविधाएं मिलती थी, मिलती रही है, बेहिसाब घर मकान, पैसा, अग्रिम सुविधा, 5 किलो अनाज, चारों ओर से तो सरकार न्योछावर हो रही है और सर्वाधिक लाभ मुस्लिम वर्ग उठा रहा है, यह भी सत्य है। तो कुछ सपोर्ट करने वाले लोग उनके भी रहे हैं। लेकिन इस समय जब ये यूजीसी गाइडलाइन का आया तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो उठ रहे हैं। इस समय फिर मैं घूम फिर के बोलूँगा कि जिस तरह किसान आंदोलन नवंबर 2020 में, किसान आंदोलन 3 लेके आई मोदी सरकार, और नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री हुआ करते थे। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका विरोध किया, तथाकथित किसानों ने विरोध किया। जो किसान थे ही नहीं, वो कनाडाई किसान थे, वो पंजाब और हरियाणा के भी नहीं थे। हरियाणा के तो नाम मात्र के, पंजाब के ही थे मूलतः। और वो भी जिनके पैतृक जड़ें कनाडा से जुड़ी हुई थी, और कनाडाई सब संस्कृति, संस्कार और धन संपदा और वहाँ के लोग, और इन सब ने मिलकर के ही उस आंदोलन का, किसान आंदोलन का पोषण किया था। वे 25 नवंबर 2020 से लेकर के और अगले साल 21 नवंबर 2021 में वो आंदोलन
जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग 1 साल पूरे ही चला हो, 1 साल हो उससे पहले वो ख़त्म हुआ था, 2-4 दिन ही कुछ बचे थे। तो वापस नवंबर 2021 में वो समाप्त हुआ, अर्थात 20 से शुरू हुआ था, 21 में 1 साल। इस दौरान लगभग 1.5-2 महीने हुए थे और जनवरी ये सरकार ने 25 नवंबर 2020 को ये संभवतः लेके आई थी 3 कृषि कानून, अचानक ही लेके आई थी। और जिस तरह यूजीसी गाइडलाइन अचानक ही आए इस तरीके से, और फिर वो जनवरी 2021 में, अर्थात लगभग 2-2.5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, जिससे इस तरह इस समय यूजीसी गाइडलाइन पर स्टे लगाया हुआ है, स्टे लगा दिया है। ऐसे उस पर भी स्टे लगाया था। फिर 1-2 हीयरिंग हुई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की एक सदस्यीय कमेटी भी बनाई जो इस पर कुछ देने वाली थी अपने सुझाव। वो सुझाव दे और सुप्रीम कोर्ट अपने स्टे के बाद में स्टे या तो वैकेट करे या इस पर कोई निर्णय सुनाए, उससे पहले ही 21 नवंबर 2021 को, शायद 21 या 20 नवंबर जो भी रहा हो, लेकिन 25 नवंबर 2021 आने से पहले, अर्थात 1 साल इस 3 कृषि कानून को हो उससे पहले स्वयं नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ के आए और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तो अपना आप ही खत्म हो गया हो। तो अभी संभावना ये मुझे रह के लग रही है कि वही स्थिति वापस नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि शायद ये वापस लें। मेरा आकलन है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है। तो एक बहुत ऐसा समय, जिस समय 5 राज्यों में चुनाव अगले जब 2 महीने में हो रहे हैं, उस समय कैसे लगता है? क्या सरकार इतनी रिस्क ले रही है या लेगी? मुझे नहीं लगता। मोदी कोई न कोई मास्टर स्ट्रोक चलेंगे, अब आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा कि मोदी की चमचागिरी कर रहे हो, मोदी जी को बड़ा अपना वो बता रहे हो कि वो महान हैं। महान की बात नहीं। यद्यपि 2018 में जब 3 राज्यों की में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वही एट्रोसिटी एक्ट को फिर से लागू करने के कारण से विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि एट्रोसिटी एक्ट में पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में एफआईआर होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन लोग बाग फिर से लग गए और उसी हवा में बह गए थे, जैसे अभी यूजीसी गाइडलाइन में बहे हुए हैं कि ठीक है साहब, जांच बाद में होती रही है, एफआईआर पहले हो जाएगी। वो अभी भी जिस तरह की यही बात, और इसका फिर जो सामान्य वर्ग था, इसका भीतर ही भीतर आक्रोश में रहा, और ये आक्रोश फिर 3 राज्यों की विधानसभाओं में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए। तब समझ में आया कि अरे ऐसा, तो फिर वो पता हो कि वो 10% ईडब्ल्यूएस का, अर्थात सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी आर्थिक आधार पर, ये सरकारी लेके आई थी और सबने सपोर्ट किया था। बीजेपी के साथ में कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, सबने सपोर्ट किया था फिर इस प्रस्ताव का, वो लेके आए। वो मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब बीजेपी वापस 303 सीट लेके आई थी, समझे ना आप? 182 2014 में, 2019 में 303, 302, 303, लेकिन 2024 में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस, चुनाव में वो लल्लू सिंह आ गया अयोध्या का, उसने कह दिया कि आओ हम तो आरक्षण खत्म, संविधान बदल देंगे, जैसे उसके बाप का ही राज था। और उसी समय भी ढिलाई बरती। यही मोदी सरकार और मोदी जी के द्वारा ही, क्षमा करना मैं दुख के मारे एक सामान्य नागरिक की तरह बोल रहा हूं, उसी समय लल्लू सिंह को पार्टी का टिकट वापस करते और उसको हटा देते, किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर देते, लेकिन उसकी उम्मीदवारी खत्म करनी थी। उसकी उम्मीदवारी लल्लू सिंह की खत्म करनी थी, क्योंकि अंततोगत्वा तो वो सामान्य सीट थी अयोध्या, आखिर वो हारा।
और बीजेपी को भी उसने नुकसान पहुंचाया और उसका असर पूरे देश में गया। उत्तर प्रदेश की जो जो 32 सीटें आई उसके पीछे भी लल्लू सिंह का ही योगदान है, और जो 240 सीटें रही उसमें भी लल्लू सिंह का ही योगदान है। लेकिन लल्लू सिंह अभी भी है भारतीय जनता पार्टी में। इतनी ढिलाई जो बरतते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। पार्टी को कुछ निर्णय तो तत्काल लेना चाहिए, तत्काल लेना चाहिए था। मैं तो सामान्य नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है, लेकिन सामान्यतः बात कर रहा हूँ मैं। क्षमा करना भाई, किन्हीं लोगों को सुन रहे हो तो क्षमा करना। चैनल है तो कई दफ़े नीर बुद्धि से बात करना पड़ती है, सही बात बोलना पड़ती है। वही पीड़ा मेरी है। कुछ निर्णय जल्दी हो जाने चाहिए। नानी मरने के बाद दवाइयाँ लेके आओगे, फिर नानी तो मर चुकी, उसकी दवाई ला करके ट्रक भर के दवाइयाँ लाओगे, 50 डॉक्टर खड़े कर दोगे, लेकिन नानी तो मर गई ना। वो जीवित रहते रहते ले आते तो नानी जिंदा हो जाती। तो कुछ कारण जो होते हैं ना, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट वाला उस समय 18 की बात थी, और थावरचंद जी और संसद में बोल रहे हमने इतना कठोर कर दिया इसको, अब तो हमने और ऐसा कठोर कर दिया बीजेपी 3 राज्य चले गए। वो तो ईडब्ल्यूएस लेके आए तो वापस 19 पर ठीक ठाक हो गया। अभी भी वही बात है, अभी भी यूजीसी गाइडलाइन पर कोई खुल के आ ही नहीं रहा। कोई नहीं बोल रहा, ये ठीक नहीं है। बोलना चाहिए, थोड़ा बोलो। एक व्यक्ति से गलत निर्णय भी हो सकता है, मोदी जी से गलत निर्णय भी हो सकता है मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया नहीं, वो पट्टे ने, विनीत जोशी ने फट से साइन करके यूजीसी चेयरमैन ने दे दिए हो। और वो जो आपके प्रसाद जी बहुत बड़े पूर्व कानून मंत्री, कई दफे मीडिया मैंने उनको कहते हुए सुना, पूर्व कानून मंत्री से आप बात कर रहे हो, अटल जी की सरकार में कानून मंत्री था, लेकिन वो साइन करते समय ये नहीं देखा कि इसमें क्या क्या उसका डाल दिया है यूजीसी गाइडलाइन में। वो बांसुरी स्वराज बांसुरी बजाती रह गई, उस धुन में थी वो, उसने भी साइन किए हैं। 16 सांसद थे, 30 में से 16 बहुमत रखा था, आखिर 16 ने साइन किए होंगे। दिग्विजय सिंह जरूर चेयरमैन था, वो तो पट्टा धरते रहे, आधे दांत है उसके। अब वो आधे दांत इसलिए रखे ताकि बीजेपी पे हंस सके वो, कि आखिर तुमको किस जगह जा करके, जब आरएसएस अपना 100वां वर्ष मना रहा है, जगह जगह हिंदुत्व के कार्यक्रम हो रहे थे, वहाँ मट्ठा कैसे डलवा दिया अकेले दिग्विजय सिंह ने, तुम्हारे 16 देखते रह गए। और सारा जो कुपित हो रहा है सामान्य वर्ग, वो मोदी जी पर हो रहा है। भाई राजा कोई तो बोलेंगे, मैं नहीं मानता अभी भी कि मोदी जी को सब कुछ पता हो। मुझे आप क्षमा करना, कई लोगों को बड़ा खटकता है कि मोदी जी को क्यों बचा रहे हो, मोदी जी को क्यों बचा रहे हो। यूजीसी की गाइडलाइन थी, संसद के द्वारा पारित कानून तो नहीं था, लेकिन मैं कोई उसका भी बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है, वो तो आपको बोलना पड़ेगा कि यूजीसी गाइडलाइन गलत है। आपको जैसे 3 कृषि कानून 1 साल तक रगड़ के अपने कृषि मंत्री और न जाने किन किन को सब नीचा दिखा के होना हुआ, क्या कुछ आके फ्रंट पर आकर के वापस लेना पड़ा, तो जल्दी ले लेते ना पहले ही। यूजीसी गाइडलाइन भी अभी 19 मार्च 2026 को उस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो, उससे पहले ले लो ना। पहले क्यों नहीं ले लेते? और कितना नुकसान कराओगे? ये 5 राज्य जो चुनाव होने वाले हैं अभी 2-3 महीने में, उनमें क्या टेस्ट कर रहे हैं क्या? आसाम को भी खोना है, पंजाब को नहीं लेना है। पूरी हवा बिगड़ गई है, इस हवा को वापस सुधार लो प्रभु जी, सुधार लो। बहुत पीड़ा है यार, बहुत पीड़ा है अंदर, बहुत पीड़ा है अंदर, बहुत पीड़ा है अंदर। इस पीड़ा को महसूस करो भाई। आपका अनुशासन और सब अपनी जगह, लेकिन पीड़ा को महसूस करो। सामान्य कार्यकर्ता बहुत दुखी है, क्या जवाब दे? तो लेकिन मुझे लगता कोई इनको एक मास्टर स्ट्रोक मोदी अमित शाह की जेब में है, और वो अगले 19 मार्च से पहले उस मास्टर स्ट्रोक को काम में ले लेंगे। अगर ये ले लिया तो मान के चलो सारा एक कागज का पन्ना ने जैसे आपका सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए, हिंदुओं के बीच में विभाजन की रेखाएं डाल दी चारों ओर, सामान्य वर्ग, SC ST OBC, ठीक इस तरीके से
अगर वो एक एक कोई ऐसा कानून आ गया तो शायद ऐसे जुड़ेंगे फेविकोल का मजबूत जोड़ सनातन का कि दुनिया की कोई ताकत फिर इस सृष्टि में उनको अलग नहीं कर सके। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। आपको वीडियो जब थोड़ा लंबा हो गया होगा, 15 मिनट का हो गया, तो मुझे क्षमा करेंगे। कहीं मैंने अतिरेक में बोला हो तो भी मुझे आप क्षमा करना। वीडियो पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आग्रह करता हूँ। सनातनवादी हूँ, कट्टर राष्ट्र प्रेमी हूँ, 2 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सबका सपोर्ट तभी तक करूँगा जब तक आप राष्ट्र और सनातन के साथ हो, नहीं तो मेरा परिवारजन भी होगा तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। 2 चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं, सनातन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं, इस राष्ट्र के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं। बाकी मेरा दुश्मन भी अगर इन 2 चीज़ों के साथ में रहते हुए आगे बढ़ता है तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। भारत माता की जय।